20 सेमी लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत की वृद्धि की गणना कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन जब आए आपसे, बैठ जाइए, इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वायर दे रखा है और वायर को खींच करके लंबा कर रहे हो, भाई दो तरह की बातें होती हैं। एक तो आप कह रहे हैं कि तार हमने लिया पहले 1 मीटर लंबा और वही तार फिर 2 मीटर लंबा ले लिया, ये बात अलग हो गई। और एक चीज होती है कि तार को खींचा और खींचने पर तार लंबा हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया और ये वास्तव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं 2 ट्रिक आपको बताऊंगा। एक तो कंपटीशन में डायरेक्ट आपको कैसे करना है, और दूसरा अगर आपका बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है और वो आपसे सॉल्यूशन मांग रहा है तो फिर सॉल्यूशन आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। तो मैं उसके लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, क्वेश्चन आप अपने आप बाद में सॉल्व कर लोगे। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास एक तार है, ये कोई वायर है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी लेंथ है L। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना जरा इसको। और फिलहाल आपने मान लिया कि इसका प्रतिरोध R है और तार किसी मटेरियल का बना होगा और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी को यानी प्रतिरोधकता को मान लिया ρ। तो इस तार का प्रतिरोध हो गया R = ρL/A, समीकरण नंबर 1। यानी हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो क्या है, तार को खींचा जा रहा है और खींच करके आप उसकी लंबाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये है क्वेश्चन। तो खींच करके जब लंबाई बढ़ाते हैं तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको उसको समझना होगा। तो सबसे पहले शुरू में आप मान लेंगे कि भाई उसका क्षेत्रफल ये है, लंबाई ये है और उसकी प्रतिरोधकता ये है, और उस केस में आप प्रतिरोध निकाल दोगे R = ρL/A। ये हो गई प्रारंभिक कंडीशन। अब आप कह रहे हैं मान लीजिए तार की लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया, क्वेश्चन में 3 गुना भी आ सकता है, 4 गुना भी आ सकता है, परसेंटेज में भी कह सकता है कि इतने परसेंटेज इंक्रीज करती लंबाई, ऐसे भी कह सकता है, ठीक है ना। तो अब हम मान लेते हैं कि भाई अब खींच करके लंबा किया है, तो अब सुनाओ, अब खींच करके उसकी लंबाई जो है वो L' करती है और वो जो L' है वो प्रारंभिक लंबाई की फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि वो 2 गुनी कर दी गई है। तो लंबाई तो हमें बता दी उसने, लेकिन उसने क्षेत्रफल के बारे में कुछ नहीं बताया। और आप ये अच्छी तरह जानते हो जब तार को खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगी तो क्षेत्रफल घटेगा। तो आप कहां से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आप एक ऐसी चीज ढूंढोगे जो कांस्टेंट रहेगी और वो होती है आयतन। जब आप उसको लंबाई को बढ़ाओगे तो आयतन नहीं बदलेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जग पानी है, तो जग में पानी भरा हुआ है तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जग का एरिया के बराबर और लंबाई जग की हाइट के बराबर। और अब आप एक पतली सी पाइप लेकर के उसमें पानी को डालते हो, इसका मतलब अब पानी की लंबाई बहुत बढ़ गई लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया घट गया, तो आयतन क्या रहा, कांस्टेंट। तो आप आयतन को कांस्टेंट मानते हुए पहले उसका क्षेत्रफल निकालोगे। तो लंबाई तो ये हो गई, तो आप लिख दोगे आयतन नियत रहेगा तो V = नियत, कांस्टेंट रहेगा। तो पहले V आयतन होता है A × L। भाई हमारा जो तार है वो एक सिलेंडर है, वो एक बेलन है, और बेलन का आयतन वैसे तो होता है πr²h, लेकिन πr² को एरिया लिख सकते हैं तो A × L। तो A × L = हो जाएगा बाद में A', क्योंकि आयतन तो नियत रहना है। AL लंबाई बाद वाली कितनी करती है 2L, तो A' × 2L, और A' की वैल्यू निकालेंगे तो AL/2L, L से L कट गया, A' की वैल्यू आ गई A/2। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी, यानी उसने केवल लंबाई की बात कही, आपको उसका एरिया भी निकालना पड़ेगा आयतन को कांस्टेंट मान करके। अब जब एरिया निकल के आ गया तो दोबारा से तुम प्रतिरोध निकाल दोगे। देन प्रतिरोध R' = ρL'/A'। रो डैश मत लगा देना, क्यों, क्योंकि तांबे का तार है तो खींचने पर भी तांबे का ही रहेगा, सही है ना भाई। रो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। रो 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है, पदार्थ की प्रकृति पर और टेम्परेचर पर। अब खींचने में ताप बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट तो काम कर नहीं रहा है यहाँ पे, सही है ना। इसका मतलब और खींचने पर जो तांबा है वो तांबा ही रहेगा, कॉपर है कॉपर रहेगा,
इसका मतलब रो का मान चेंज नहीं होगा, तो रो रहेगा। अब आगे रो एल डैश की जगह पे कितना हो गया है 12, ए डैश की जगह पे कितना हो गया a/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 या 2 का स्क्वायर कर लो चलो, और रो एल अपॉन ए, ये आर डैश की वैल्यू आई। और वास्तव में रो एल अपॉन ए क्या है, पहले वाला प्रतिरोध है, तो आप लिख सकते हो आर डैश की जो वैल्यू है वो 2 का स्क्वायर आर है, यानी वैसे कहोगे तो 4 गुना हो गया पूरा, यानी अब जो प्रतिरोध है बाद में वो पहले वाले प्रतिरोध का 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन यहीं पर अब देखो थोड़ा सा कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा तो वहां कैसे करोगे। अगर आप इसको 3 गुना करते तो यहां पर 3 आता, इधर यहां पे आपका 3 आ जाता, यहां पर 3 गुणा 3 यानी 3 का स्क्वायर हो जाता, तो 9 गुना हो जाता। अगर 4 गुना करते तो 4 का स्क्वायर हो जाता, 5 गुना करते तो 5 का स्क्वायर। अब आप एक लाइन में रख लो कि अगर आप किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को n गुना कर दोगे तो प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रख लो, कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन आ जाए 1 सेकंड के अंदर आप जवाब दे दोगे। 10 गुना कर दिया 10 250, 100 गुना प्रतिरोध हो गया। 8 गुना कर दिया 64 गुना प्रतिरोध हो गया। दुगनी लंबाई बढ़ा दिया खींच करके 4 गुना हो गया। बात समझ में आ गई? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको सॉल्यूशन मांगता है तब तो आप ऐसे करेंगे, अदरवाइज डायरेक्ट की बात कर रहा है तो केवल आप n स्क्वायर टाइम्स, 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना है तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर, आप आंसर लिख दीजिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये जो क्वेश्चन था परसेंटेज में था, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं परसेंटेज की, कि परसेंटेज का अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज वाले क्वेश्चन में परसेंटेज का ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके सामने, पूछा भी गया ये 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका जो चीजें गिवन है उनको लिख लो पहले। तो मान लीजिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूशन में जो चीजें पहले हमें गिवन है उनको लिख लेते हैं। तार की लंबाई, तो इनिशियल लंबाई L दे रखा है 20 सेंटीमीटर, खींच करके लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। इसका मतलब अब जो लंबाई हो जाएगी उसको L डैश मान ले, तो L डैश 25% बढ़ा रहे तो पहले जितना था उसमें 25% और ऐड कर देंगे, यानी पहले था 20, तो 20 प्लस 20 का 25%, या तो ऐसे निकालिए और या फिर सीधे सीधे हो गया 125%। अब जो लेंथ हो गई वो पहले, अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 125%। ठीक है ना, दोनों तरह से आप कर सकते हो उसको, ऐसे नहीं है कि भाई आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल हो गई पहले 20 थी और अब 20 का 25% यानी 25/100। सही है ना, 1 0 से 25 से काट चलो, 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, तो एल डैश की जो वैल्यू आ गई वो 25 सेंटीमीटर आ गई। भाई हमारा टारगेट तो एल डैश निकालने का होता है ना, तो हमने परसेंटेज में है तो परसेंटेज से एल डैश को निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो जो दोबारा तार, अब तार का मटेरियल थोड़ी बदला, लेकिन अब शुरू में मान लीजिए शुरू में उसकी लंबाई को तो आपने एल माना है और उसके क्षेत्रफल को आपने ए मान लिया, तो उसका प्रतिरोध आर इक्वल टू हो गया रो एल अपॉन ए सी। सही है ना, एल की जगह पे 20 लगा लोगे आप, वो हम बाद में लगा देंगे। तो रो एल अपॉन ए, ये हो गया पहला इक्वेशन, पहला समीकरण जैसे कि मैंने यहां बनाया था। अब दूसरा इक्वेशन वैल्यू लास्ट में लगाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन बनाओगे तो इक्वेशन तो तब बनाओगे, एल डैश तो आपका आ गया, भी ए डैश तो नहीं आया ना। अब ए डैश निकालने के लिए फिर से उसी कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा कि आयतन क्या रहेगा, नियत, और आयतन नियत रहेगा तो आप लिखोगे पहले a इंटू एल इक्वल टू ए डैश इंटू एल डैश। तो ए एल को ए एल रखो, ए एल, ए डैश को ए डैश, एल डैश। अब अगर आप वैल्यू लगाना चाहते हो तो चलिए एल की जगह पे यहाँ पे 20 लगा देते हैं और यहाँ एल डैश की जगह पे कितना आया 25 आया, तो यहाँ से ए डैश निकालेंगे तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 20/25 ए। ठीक है, ये आ गया आपका 20/25 ए। ए डैश की वैल्यू आ गई। अब आप आर डैश निकाल दो, आर डैश इक्वल टू रो
इधर आपका एल डैश अपॉन रो, एल डैश की वैल्यू 25 और ए डैश की वैल्यू 20 और अपॉन 25 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 25 और क्या रह गया ए। हाँ, हमने किसकी जगह पे लगाया, ये ए है ना, ए तो नीचे आएगा ना, ये ठीक है। इधर आपने ये जो आर निकाला था इसको भी थोड़ा सही कर देना, फिर आर इक्वल टू रो एल की जगह पे कितना है 20 अपॉन ए, इसको मान लेना समीकरण, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है भाई, आर डैश की वैल्यू निकालनी है, दोनों का डिवाइड कर लो, दोनों का डिवाइड कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आर डैश अपॉन आर इक्वल, दोनों का डिवाइड करोगे तो आर डैश अपॉन आर इक्वल टू, ये हो गया आर डैश अपॉन आर, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा देंगे, रो से रो कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो क्या आएगा 25 गुणा 25 और वो अपॉन में आएगा तो 20 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय, काटना चाहो तो 5 से 55 25 5 चौक 20 55 25 5 चौक 20, ये हो गया 5 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर और r उधर चला जाएगा तो r डैश की वैल्यू हो गई 25/16 r, ये r डैश निकल के आ गया आपका। लेकिन केवल r डैश नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि कैसे निकाली जाती है, पहले आपको वृद्धि निकालनी पड़ेगी, r का मान बढ़ा कितना, और फिर परसेंटेज निकालने के लिए जितनी वृद्धि आई है उसमें अपॉन में जो पहले था और इनटू 100, परसेंटेज जैसे निकालते हैं आपने 6 7 8 में जो पढ़ा है उसी तरीके से फिर हम प्रतिशत निकाल देंगे उसमें। तो इसका मतलब अब पहले क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें पहले आपको निकालना पड़ेगा आर में वृद्धि को, यानी डेल्टा आर को, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर इक्वल टू आर डैश माइनस आर डैश की वैल्यू हो गई 25/16 आर माइनस आर तो आ रही है 16 इधर चला जाएगा, 25 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 9, तो ये हो गया 9 r/16, ये डेल्टा आर की वैल्यू आई है। अब आर में परसेंटेज में प्रतिशत वृद्धि तो कितनी हो जाती है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आई, अभी अभी निकाला है आपने, 9r/16 अपॉन में r मल्टीप्लाई बाई 100, r से r कट जाएगा, 16 नीचे आ गया तो 900/16 हो गया इस तरह से, और ये परसेंटेज में आ गया 16 पंजे 80 16 छिक्के 96, 6 तो ज्यादा चला जाएगा, 16 पंजे 80 तो 5 बचेंगे कितने 10 0 से 16 छिक्के 96, ठीक है ना, 16 छिक्के 96 4 बचे, 16 दूनी 32 8 बचे, 16 पंजे 80, सही है ना, तो 56.25% वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन वास्तव में इंपॉर्टेंट है, और ये केवल एक अकेला क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कई क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आए हुए होंगे, कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, वाइवा में भी तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो मैं पहले बता रहा था डायरेक्ट वाला कि लंबाई बढ़ा के दुगनी कर दे तो बताइए। तो आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए कि करना क्या है। पहले शुरुआत में देखो, वैसे ही मान लो कि लंबाई एल है, ए है और प्रतिरोधकता रो है, तो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब बाद में लंबाई बढ़ा दी गई तो उस बढ़ी हुई लंबाई को देखो कितनी है, और फिर केवल जो कॉन्सेप्ट है वो है ये कि आयतन को नियत मान करके, आयतन को नियत मान करके और आप ए को निकाल देंगे दोबारा वाली को, और फिर अपने आप क्वेश्चन पता चला जाएगा, ठीक है।